हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, आज से जो अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है एलडीसी मॉडल पेपर, जिसमें अपन करंट अफेयर्स का संपूर्ण पैकेज इसमें कवर करने वाले हैं। डेली आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा और इसकी मैंने टेस्ट सीरीज भी आपके सामने लॉन्च कर दी है। ओनली प्योर राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स और साथियों आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट, सभी के प्रश्न जो है आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। टोटल साथियों आपको मैं 20 जो है टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो 20 टेस्ट मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है ना। और सारे टेस्ट साथियों मॉडल पेपर होंगे, पूरे 15 मॉडल पेपर हैं। और साथियों 5-6 टेस्ट जो हैं आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ठीक है ना। तो बजट वाले भी हैं, उसमें इंडिया करंट अफेयर्स व्याख्या सहित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें बेहतरीन कोर्स हैं, आपके एग्जाम में साथियों ये रामबाण साबित होगा, इसको आपको जरूर लेना है। क्योंकि ये साथियों एग्जाम की दृष्टि से ही मैंने जो है डिजाइन किया है आपको। जिन्होंने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स ले लिया है उनको ये कोर्स नहीं लेना है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज नहीं लेना है क्योंकि उसी में ऑलरेडी मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अलग से आप परचेज ना करें, ठीक है। वही करें जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेकर के जो है आपकी तैयारी साथियों मजबूत हो जाएगी। प्राइस इसकी मात्र 51 रुपए है। ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सेम चैनल के नाम से ये वाला नाम आपको सर्च करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर के यहाँ से इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको रिव्यू भी शेयर करना है, ठीक है। ऐप के अंदर जाओगे, पेड टेस्ट सीरीज पर आप क्लिक करोगे, इस प्रकार का थंबनेल आपको दिखेगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। शानदार टेस्ट सीरीज है, दमदार टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। आज अपन 60 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, डेली 60 प्रश्नों का सेशन रहने वाला है। समय के अकॉर्डिंग अपन जो है इसको बढ़ा देंगे और एग्जाम तक आपके साथियों ये क्लास में जो है वो आपको चलाते रहूंगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है और राजस्थान जीके का मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए चालू कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आज आप जो है इस क्लास को कितना प्यार देते हैं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिए वो जरूर ले, क्योंकि जरूरी है साथियों, ठीक है। चलो भाई, अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडिया करंट अफेयर्स से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनवरी 2024 में साथियों आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में साथियों पुरुष एकल विजेता का खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है। ये आयोजन हुआ था इसका जनवरी 2024 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ से जो है 100% एग्जाम में प्रश्न जो है आपसे जरूर पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर के ये जनवरी में आयोजित होते हैं और इसमें पुरुष एकल का खिताब साथियों, महिला एकल का खिताब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है साथियों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये जीता है साथियों किसने, जेनिक सिनर ने जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं साथियों, इटली से बिलोंग करते हैं। किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है और ये इटली से बिलोंग करते हैं साथियों, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला एकल विजेता का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना, महिला एकल विजेता का खिताब जीता है साथियों आर्यना सबालेंका ने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, महिला एकल का खिताब ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन इसको भी कवर करते हैं, ठीक है। महिला एकल विजेता का खिताब जीता है आर्यना सबालेंका ने और ये रहने वाली कहाँ की है साथियों, बेलारूस की है, ठीक है। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली के हैं और महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका बेलारूस की है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों रोहन बोपन्ना की और मैथ्यू एबडन की, तो इन तीनों ने साथियों, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में साथियों इन्होंने पुरुष युगल विजेता का खिताब जीता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी ही अपन ने कवर कर लिया है। पुरुष युगल खिताब जो है किन्होंने जीता है, तो ये जीता है साथियों रोहन बोपन्ना ने और मैथ्यू एबडन ने, ठीक है। पूरी व्याख्या अपन ने इसकी कर ली है। क्लास साथियों शानदार रहने वाली है, तो सभी साथी जो है फटाफट से जुड़ जाइए और क्लास को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने देखो, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में साथियों किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बताओ देखिए किसको किया गया है। तो ध्यान रख लेना साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता, बताओ देखिए किसको किया गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, अभिनेता विजेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, रणवीर कपूर को किया गया है। अभिनेता आपसे पूछे तो रणवीर कपूर है साथियों, ठीक है ना। किस फिल्म के लिए दिया गया है इनको, एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है, ये ध्यान रख लेना। और ध्यान रखना साथियों, अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ पटकथा या फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपसे पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपसे पूछा जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसके लिए जो है फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना 12th फेल के लिए दिया गया है, 12th फेल। और ये किसकी बायोग्राफी पर आधारित है, बताओ देखिए।
किसकी बायोग्राफी पर आधारित है? तो मनोज कुमार शर्मा के बायोग्राफी पर आधारित है। ध्यान रख लेना साथियों, मनोज कुमार शर्मा की बायोग्राफी पर ही आधारित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात की जाए तो ये भी साथियों 12th फेल को ही दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में किसको दिया गया है, तो विदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए दिया गया है। और इसके निदेशक कौन थे? विदु विनोद चोपड़ा थे जो 12th फेल के निर्देशक थे। ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लिए, अभिनेत्री की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में दिया गया है आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की जो है प्रेम कहानी मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री। और ये जो है सारे प्रश्न आपको जो है टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे विथ व्याख्या सहित। ठीक है। तो आपको व्याख्या भी मिल जाएगी इसमें। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। सारी बातें आपको कवर करना है साथियों। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2024 को शुरू पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत साथियों निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ उपभोक्ताओं को जो है प्रति माह कितने यूनिट तक जो है निःशुल्क बिजली मिल सकेगी? ये प्रश्न साथियों 100% एग्जाम में छपने लायक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो बताओ देखिए कितने यूनिट बिजली आपको जो है मुफ्त दी जाएगी? तो ध्यान रख लेना 300 यूनिट जो है बिजली साथियों आपको मुफ्त दी जाएगी प्रति माह। ठीक है ना। किसके तहत? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है। एक सोलर योजना है साथियों, ध्यान रख लेना। और इसकी शुरुआत कब होती है? 13 फरवरी 2024 को। और कैबिनेट जो है केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी इसको दी जाती है कब? 29 फरवरी को। 29 फरवरी को। ठीक है। कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है, प्रति माह आपको जो है 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। ठीक है ना। और इसके द्वारा जो है केंद्र सरकार की तरफ से साथियों साल भर में जो है 75 करोड़ का जो है इस पर बजट इन्वेस्ट किया जाएगा। ध्यान रख लेना। इसमें 3 तरह के साथियों जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एक तो लगाया जाएगा साथियों 3 किलोवाट का, और एक लगेगा 2 किलोवाट का, और एक लगेगा 1 किलोवाट का। इसमें जो लागत आएगी साथियों 1,45 लाख आएगी। ठीक है ना। और अधिकतम जो सब्सिडी है वो इसमें जो है 78,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है ना। 2 किलोवाट वाले में जो लागत आएगी 1,10 लाख आएगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सब्सिडी मिलेगी कितनी? 60,000 रुपये मिलने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 किलोवाट वाले में जो लागत आएगी वो आएगी साथियों 50,000। और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 30,000। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। और इस पर जो है साथियों किसानों को जो है लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा सस्ते ब्याज दर यानी कि 7% ब्याज दर पर। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। सब्सिडी 30,000 रुपये इस पर देगी तो 20,000 का लोन करवा देगी गवर्नमेंट आपके लिए। तो सारी बातें आपको याद रखना है साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। 9 से 10 फरवरी 2024 को 9 से 10 फरवरी 2024 को 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में साथियों जो है इसका आयोजन किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? किसका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी को किया गया था? ध्यान रख लेना साथियों। तो ध्यान रखिएगा साथियों आयोजन कब होता है इसका? आयोजन आयोजन किया जाता है 9 से 10 फरवरी। ठीक है। 9 से 10 फरवरी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो आयोजन है साथियों कहाँ पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व जो है वो किसकी तरफ से किया गया था? तो अपने जो विदेश मंत्री हैं साथियों डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद की द्वारा जो है साथियों इसका क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। और जो है इसकी थीम क्या रखी गई थी? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम रखी गई थी। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये विदेश मंत्रालय के द्वारा साथियों आयोजित होता है इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों किस देश में किया गया है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों ये कहाँ पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात दुबई के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना साथियों विश्व सरकार सम्मेलन की जो है स्थापना कब की जाती है? स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थापना होती है इसकी सन 2013 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ध्यान रख लेना साथियों। और इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। थीम क्या रखी गई थी साथियों इसकी? भविष्य की सरकारों को क्या देना साथियों? आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। और भारत का प्रतिनिधित्व किस तरफ से किसकी तरफ से किया गया था, तो अपनी तरफ से जो है, अपने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटी आपसे पूछागा इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, बस यही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। प्रतिनिधित्व किया था अपने नरेंद्र मोदी जी ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन जो है किस देश में किया गया था, ध्यान रखना साथियों, बर्सिलोना स्पेन में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर साथियों नागरशैली में पहला हिंदू मंदिर बना है। प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है साथियों, तो ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर बना है, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के अंदर जो है इस मंदिर को बनाया गया है। और ये ध्यान रखना साथियों, अपने श्री राम मंदिर जो अयोध्या में मंदिर बना है उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है नागरशैली के अंदर, ठीक है ना। इसका उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को किया गया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 27 एकड़ जमीन पर यह बना है, इसकी लागत साथियों 700 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों के में जो है वर्चुअल मोड पर यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है। ये है साथियों छपने वाले प्रश्न, ठीक है। तो किन दो देशों के अंदर जो है वर्चुअल मोड पर इन्होंने यूपीआई की जो है सर्विस को लॉन्च किया है, कौन से हैं वो दोनों देश, बताओ। देखिए, एक तो है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, एक तो है श्रीलंका और एक है मॉरिशस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का कौन सा 119वां सदस्य देश बना है। आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 119वां देश बना है, कौन सा, तो ध्यान रखना साथियों माल्टा बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना, ध्यान रखना, आईएसए की जो स्थापना होती है, स्थापना दो देशों के साथ की जाती है, यानी कि दो देश मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं, वो करते हैं भारत व फ्रांस, ठीक है ना। भारत व फ्रांस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और डेट आपसे पूछ ली जाए तो डेट ध्यान रखना, 30 नवंबर 2015 को जो है साथ ही इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ सकता है, तो मुख्यालय भी आपको नाम याद रखना है। मुख्यालय कौन सा है साथियों, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा। सही, वैसे सारी व्याख्या आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, जब ये प्रश्न आप दे करके फ्री होगे, तो जब सॉल्यूशन चेक करोगे ना, ठीक है, तो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, बताओ। देखिए, वर्तमान अध्यक्ष हैं साथियों आर के सिंह, ठीक है ना। कौन है, आर के सिंह। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा चारों के चारों, ठीक है। भारत और फ्रांस के द्वारा इसका जो है स्थापना की जाती है। डेट पूछे तो 30 नवंबर 2015 को, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आर के सिंह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 यानी कि एचडीआई 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ये जो सूचकांक के साथियों, ये 100% एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें अपने भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना साथियों, इसमें भारत का 134वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 134वां स्थान है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा साथियों जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, बताओ। देखिए, इसमें भारत का साथियों कौन सा स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक में, तो ध्यान रखना 126वां स्थान है साथियों, बी वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जारी करता कौन है साथियों, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसको जारी करता है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष देश कौन कौन से हैं ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको भी याद कर लेना भाई, शीर्ष देश, ठीक है। वैसे तो सारे व्याख्या में मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज की में। शीर्ष देश हैं साथियों, फिनलैंड पहले नंबर पर है, जो लगातार 7वीं बार जो है पहले नंबर पर आया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना साथियों, खुशहाली के अंदर फिनलैंड। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है साथियों, डेनमार्क है, ठीक है ना। कौन सा देश है, डेनमार्क है।
और तीसरे नंबर पर कौन है साथियों? आइसलैंड है। ये बताओ भाई, अपना भारत जो है साथियों कौन से नंबर पर है? 126वें नंबर पर है। और फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अब शीर्ष देश की बात कर लिए तो साथियों एक और बात कर लेना आप लोग, अंतिम स्थान कौन सा देश रहा है? अंतिम स्थान जो है इसमें कौन सा देश रहा है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान। ठीक है ना, कौन सा रहा है? अफगानिस्तान। कौन सा देश रहा है साथियों? अफगानिस्तान। ठीक है, नीचे ही निचले वाला स्थान है इनका 143, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, और इसके जो है पैरामीटर क्या है, इसको जारी करने के खुशहाली के जो पैरामीटर हैं साथियों, उन किन किन को मद्देनजर रखते हुए जो है इसको जारी किया जाता है? तो ध्यान रखना, एक तो अपने देश की साथियों प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसको देख करके उसके अनुसार इसको जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, याद कर लेना, पीसीआई को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, और दूसरी बात है कि एक सामाजिक सहयोग कितना रहता है, यानी कि जो लोग हैं साथियों वो आपस में जो है सामाजिक सहयोग कितना करते हैं वो ध्यान में रखते हुए साथियों जो है इसको जो है जारी किया जाता है। और एक साथियों उदारता की भावना कितनी है आपके अंदर, जो है उदारता की भावना कितनी है। और एक है साथियों आपके देश में जो है भ्रष्टाचार की जो है कितनी कमी है। ठीक है ना, तो ये सारी बातों को, भ्रष्टाचार की कमी, इनको मद्देनजर रखते हुए जो है इनको जारी किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो है देश के अंदर कितना स्वस्थ जीवन है, तो स्वस्थ जीवन को मद्देनजर रखते हुए भी जो है, जब जीवन स्वस्थ रहेगा तभी लोग खुश रहेंगे। पर कैपिटा इनकम अच्छी रहेगी तो भी खुश रहेंगे। सामाजिक सहयोग मिलेगा, किसी को दुख के अंदर अगर उनको हेल्प मिलती है तो भी वो खुश रहते हैं। ठीक है, जितना कम भ्रष्टाचार रहेगा उतनी खुशी लोगों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश को हरा करके सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत ने सेफ अंडर 19 का खिताब जीता है, तो किस देश को हरा करके ने इसको जीता है? बताओ, देखिए फटाफट से बताओ भाई, भारत देश ने किस देश को हरा करके सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन्होंने जीता है? बताओ देखिए। तो बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन सी टीम रही है? आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में जो है विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता टीम ध्यान रखना साथियों ऑस्ट्रेलिया रही है। विजेता टीम पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों की उप विजेता टीम कौन सी है, तो उप विजेता है भारत। उप विजेता कौन है साथियों? भारत है। ठीक है, और विजेता टीम आपसे पूछा जाए तो विजेता टीम कौन सी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है साथियों फाइनल मैच का आयोजन कहां पर किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है, ध्यान रख लेना फाइनल का, फाइनल मैच का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी को 2024 का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, क्वेना मफाका को दिया गया है जो दक्षिण अफ्रीका की है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो है छठे संस्करण में किस राज्य ने साथियों प्रथम स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में जो है किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ठीक है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रथम स्थान हासिल करने वाला जो है राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना वो है आपके सामने साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल के अनुसार जो है इनको वरीयता दी जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र ने साथियों कितने गोल्ड मेडल जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रख लेना 57 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और फिर प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर साथियों कौन सा रहता है? सेकंड स्थान जो प्राप्त करता है वो करता है साथियों तमिलनाडु, और इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 38 गोल्ड इनको प्राप्त हुए हैं, ध्यान रख लेना। और तीसरे नंबर पर रहता है साथियों हरियाणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पर कौन है? हरियाणा है, ये भी आपको याद करना है। और हरियाणा ने साथियों 35 गोल्ड जीतते हुए जो है इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगर अपन साथियों इसके टोटल गोल्ड की बात, टोटल जो है मेडल की बात करते हैं पदकों की, तो ध्यान रखना साथियों महाराष्ट्र ने तो जीते हैं कितने? 158 पदक जीते हैं, ध्यान रख लेना टोटल। और हरियाणा की मैं बात करूं साथियों तो हरियाणा ने जीते हैं कुल 103 पदक। ठीक है, फिर भी तीसरे स्थान पर है। और ध्यान रखना साथियों तमिलनाडु ने जीते हैं कितने? 97 पदक, फिर भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में कितने भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया है? 66वां जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं साथियों
2024 के अंदर जो है कितने भारतीय कलाकारों को, संगीत कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? बताओ। देखिए तो 5 जो है भारतीय संगीतकारों को इसमें जो है अवार्ड दिया गया है। अब वो पांचों संगीतकार कौन कौन से हैं उनके नाम आप याद रखना है, ठीक है। एक तो कौन है साथियों, पहला अपन बात करते हैं जाकिर हुसैन, याद कर लेना, जाकिर हुसैन को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है साथियों। दूसरा आपको याद रखना शंकर महादेवन, शंकर महादेवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे पूछा और तीसरा नंबर का है राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया, ठीक है। और चौथा किसको दिया गया है? गणेश राज गोपालन को, ठीक है ना, गणेश राज गोपालन को दिया गया है, ठीक है ना। अगर ये क्लास आप रेगुलर लेंगे साथियों तो आपका जो है एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कट ऑफ को जो है आपको सिलेक्शन दिलवाता है। दो है सलवे गणेश विनायक राम, ठीक है। और पूरा करंट अफेयर्स करवा दूंगा मैं इन आपको 25 मॉडल पेपर में, आपके एग्जाम तक चलने वाली है सारी क्लासेस, ठीक है। तो पांचों नाम आपको अच्छे से कवर करना है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्टिंग रैंकिंग में साथियों शीर्ष पर पहुंचने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? बताओ। देखिए हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? बताओ। देखिए फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा आईसीसी के अंदर, बताओ सबसे तेज गेंदबाज जो है कौन बने हैं? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है साथियों, तो ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बेस्ट एक्टर की बात हो रही है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, और ये एग्जाम में साथियों 100% आपसे पूछा जाता है, तो इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में साथियों ये प्रश्न ना आए हो नहीं सकता, ठीक है। तो किसको दिया गया है इस बार? दिया गया है साथियों शाहरुख खान को। किसको दिया गया है साथियों? शाहरुख खान को दिया गया है। अगर फिल्म का नाम आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? जवान, ठीक है। फिल्म का नाम पूछा जाए तो जवान फिल्म के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। अगर बेस्ट एक्टर्स आपसे पूछ लिया जाए तो वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स आपसे पूछ लिया जाए, एक्टर्स, तो ये किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो विक्की कौशल को दिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए किसको दिया गया है? तो बॉबी देओल को दिया गया है, जो एनिमल फिल्म के लिए इनको दिया गया है। ये सारे प्रश्न आपको व्याख्या में मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों 8 फरवरी 2024 को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किस संगीतकार को जो है प्रदान किया गया है? और ये प्रश्न तो ध्यान रख लेना साथियों 100% एग्जाम में छपेगा, याद रखना है साथियों आपको, ठीक है ना। 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये दिया गया है किसको? बताओ। देखिए फटाफट से सही आंसर क्या होगा इसका, बताओ भाई। प्यारेलाल शर्मा, ठीक है। किसको दिया गया है साथियों? प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये रहे आपके सामने साथियों प्यारेलाल शर्मा, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 दिवंगत विभूतियों को साथियों भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो वो 3 दिवंगत कौन है? एक तो है साथियों चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दूसरे हैं साथियों पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और एक है साथियों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो अपने हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। तो इनको दिया गया है, तीनों को ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखो, हाल ही में कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बना है? लगा लो स्टार साथियों, 100% एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है। तो बताओ देखिए पहला विदेशी ग्राहक देश कौन सा बना है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला? बताओ देखिए, तो वो है आपके सामने साथियों, कौन सा है? फिलीपींस, ठीक है। कौन सा बना है साथियों? फिलीपींस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए हाल ही में साथियों 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा
राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अब ये राजस्थान करंट अफेयर से स्टार्ट हो गए हैं साथियों, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, एक तो दौलत राम वेद को दिया गया है 2022 के लिए लाइटिंग के क्षेत्र में, बसंत काबरा 2022 के लिए सरोद वादन, मोइनुद्दीन खान 2023 के लिए सारंगी वादन और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को 2022 में भारत बपंग के लिए दिया गया है, ठीक है। ई वाला सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1 अप्रैल 2024 से कितनी की गई है? तो ध्यान रख लेना कितनी की गई है, सभी को पता होना चाहिए। आप सबके माता पिता को या फिर दादा दादी को पेंशन मिलती होगी, तो ध्यान रखना 1150 रुपए की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। बढ़ाया कितना गया है? तो 150 रुपए इसमें बढ़ाया गया है साथियों। अब इनकी कैटेगरी भी जान लीजिएगा आप लोग, किन किन को पेंशन दी जाती है, किस किस कैटेगरी में। देखो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपए दी जाएगी। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में जो 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनको 1150 रुपए, और जो 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको 1250 रुपए, ठीक है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में जो 75 वर्ष से कम आयु की नारी है उसको 1150 रुपए, और जो 75 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला है उसको 1500 रुपए, ठीक है। अब इसमें साथियों कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को 2500 रुपए दी जाती है, जबकि सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को 1500 रुपए पेंशन इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है मित्रों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है। मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध साथियों किस जिले से है? मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध साथियों किस जिले से है? रुद्रांश खंडेलवाल ध्यान रख लेना भरतपुर से इनका संबंध है साथियों, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ध्यान रख लेना साथियों, ये किसको बनाया गया है साथियों? देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है, ठीक है। किसको बनाया गया है? देवेंद्र झाझड़िया को साथियों ये बनाया गया है। ध्यान रखना साथियों, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले से इनका संबंध है। अगर आपसे साथियों इसका खेल पूछ लिया जाए तो खेल जो है, खेल कौन सा है इनका? तो जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक है, ठीक है। भाला फेंक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने हाल ही में जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, यह भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए चर्चा में भी है। लोकसभा का चुनाव जो है इन्होंने लड़ा था, चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इन्होंने जो है हार को स्वीकार किया है? ध्यान रख लेना, हार इनको सामना करना पड़ा था। सीता भार्गव और ज्योति चौधरी की बात करते हैं तो इनको ध्यान रख लेना साथियों, सुंदर कांति, ये भी ध्यान रखना है आपको। इनको जो है साथियों सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट अवार्ड जो महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है ना। अब सीता भार्गव को ध्यान रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जबकि ज्योति चौधरी को साथियों ध्यान रख लेना ये दिया गया इनको सीनियर वर्ग में, ठीक है। वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में दिया गया था, उसके अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, और ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के साथियों कौन से जिले शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? बताओ देखिए, तो किसने किया है? डीडवाना कुचामन ने, और ये 48 जिलों के रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें साथियों डीडवाना और कुचामन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये प्रश्न साथियों ध्यान रख लेना 100% एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, छपने लायक प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो देखे, हाल ही में साथियों 16 फरवरी 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही साथियों इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना ध्यान रखना साथियों, स्थापना 3 मार्च 2024 को इसकी स्थापना की जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की जाती है साथियों नीति आयोग की तर्ज पर, किसकी? नीति आयोग की तर्ज पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। और इसका कार्य क्या है साथियों? अपने प्रदेश में जो है सरकार के सपनों को साकार करना है, नए नए आइडिया जो है प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो है नया नया आइडिया कौन देगा? यही जो है राजस्थान
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन जो रीति है, ये अपने प्रदेश में जो है विकसित करने के लिए नए नए आइडिया विचारेगा और फिर वो जो है मुख्यमंत्री को सलाह देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री साथियों दो है, छठवें क्रम की तो कौन है उप मुख्यमंत्री? दिया कुमारी है, ध्यान रख लेना आप लोग, दिया कुमारी है जो वित्त मंत्री है। ठीक है, और सातवें क्रम के कौन है साथियों? तो वो ध्यान रख लेना प्रेमचंद बेरवा है। कौन है साथियों? वो प्रेमचंद बेरवा है जो सातवें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं। और ये ध्यान रख लेना साथियों, ललित के व्यवहार समिति की अध्यक्षता में जो नए जिले हैं उनके समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके संयोजक भी कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। ठीक है, याद रख लेना। मुख्य सचिव आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथी, ये कौन है? सुधांशु पंत है। कौन है साथी? ये सुधांशु पंत है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना है साथियों, एम श्रीवास्तव है। कौन है साथियों? वो एम श्रीवास्तव है। और ये साथियों प्रश्न जो है बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट है, जो कि 42वें क्रम के हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल इनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखे नेक्स्ट। हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? और इसके बिना साथियों एग्जाम नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, 100% ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ क्रेटर 12। क्या हो जाएगा साथियों? रामगढ़ क्रेटर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना साथियों, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये प्रश्न भी साथियों 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये प्रदेश का साथियों 5वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 5वां टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 100% पूछा ही पूछा जाएगा। प्रदेश का 5वां है और देश का साथियों 54वां टाइगर रिजर्व है। देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का 4 क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है प्रदेश का, तो ये है। और देश का 52वां है, ध्यान रख लेना साथियों। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है साथियों? ये अलवर में है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो एरिया है वो बढ़ा करके 1820.66 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रही आपके सामने जो भी लेट जुड़े हैं विद्यार्थी, उनको मैं फिर बता दूं, एलडीसी आरएसएम एसएसबी की जो है टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाएंगे। 15 जो अपने मॉडल टेस्ट पेपर है वो सारे आपको जो यूट्यूब पर होंगे वो सभी दिए जाएंगे और व्याख्या सहित होंगे। ठीक है, इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलेगी, और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा, और अपने साथियों राजस्थान का बजट के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। योजनाएं जो राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर आ जाते हैं बजट तो, ठीक है, सारी चीज मिलेगी मात्र 51 रुपए में। ठीक है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। करंट अफेयर्स की दमदार तैयारी आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और हर टेस्ट के साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी जो अपन यूट्यूब क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। ये सारी जो है मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, ये सारी आपको प्रत्येक टेस्ट के साथ में जो है पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है, और टेस्ट आपको सारी व्याख्या सहित मिलेंगे। ठीक है ना, तो और ऐप आपको डाउनलोड करना है कुमावत जीएस से। तो करंट अफेयर्स की चिंता मुक्त करते हुए आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 51 रुपये साथियों ज्यादा नहीं है। 2 दूध की थैली आती है नीली वाली, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। 2 दिन चाय नहीं पियोगे कोई दिक्कत नहीं है। करियर का सवाल है साथियों। ठीक है, थोड़ा त्याग करना सीखो, पैसे बचा करके जो है उपयोग में लेना सीखो। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। हाल ही में साथियों राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। क्या हो जाएगा साथियों? माउंट आबू सिरोही, ध्यान रखना है। माउंट आबू सिरोही के अंदर एक बात आपको अच्छे से कवर करनी है, यहाँ पर ध्यान रख लेना साथियों, आबू रोड है। क्या है यहाँ पर? आबू रोड है। और इस रोड पर साथियों एक संस्थान है ब्रह्म कुमारी संस्थान। क्या है? ब्रह्म कुमारी संस्थान, ब्रह्म कुमारी संस्थान। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर साथियों अभी अपने सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम था साथियों स्वर्णिम राजस्थान अभियान। क्या था उसका नाम? स्वर्णिम राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, और यहीं से साथियों ध्यान रख लेना अपने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम था जल जन अभियान। क्या नाम था उसका? जल जन अभियान। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेट पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। और सिरोही से ही मैं बात करूँ साथियों, तो सिरोही के अंदर ही ध्यान रख लेना अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, आमेर जयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। किसकी स्थापना की जा रही है? रोबोटिक्स लैब की साथियों यहाँ पर स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जामडोली जयपुर में साथियों कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है, जो दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए की गई है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है ना। और इसकी स्थापना की गई है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय में, जो कि वो भी जामडोली में ही है, और उसके कुलपति बाबा सॉरी डॉक्टर देवस स्वरूप है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है मित्रों। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर जो है लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लखपति दीदी सम्मेलन का जो है साथियों यहाँ पर आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कहाँ पर किया था? त्रिवेणी संगम में, ठीक है। बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर जो है इसका आयोजन किया गया था, जो कि सोमवाई और जाखम के स्थान पर स्थित है। बेणेश्वर धाम में साथियों ध्यान रख लेना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की साथियों यहाँ पर पूजा की जाती है, ध्यान रख लेना आप लोग। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी अपन कहते हैं, ठीक है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर में साथियों मिशन पालनार अभियान भी जो है शुरू किया गया था डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। और एक था साथियों मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किसी जिले में साथियों राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो है ब्रांच स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ध्यान रख लेना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो ध्यान रखना, ये की गई है जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है साथियों, ठीक है। जयपुर में साथियों एक और याद कर लेना, यहाँ पर जो है नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी, नशा मुक्ति केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक यहाँ पर याद करना साथियों, आयुष्मान टावर बन रहा है, आयुष्मान टावर, आयुष्मान टावर की स्थापना कहाँ पर हो रही है? जयपुर में कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एसएमएस हॉस्पिटल की ही बात करें तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना हो रही है, डर्मेटोलॉजी संस्थान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर में वेद पुस्तकालय याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, वेद पुस्तकालय, इसकी स्थापना। और एक ध्यान रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, ये कभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जोधपुर में ध्यान रखना साथियों, AIoT लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना की जा रही है। बीकानेर में ध्यान रख लेना साथियों, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल की स्थापना, साथ ही यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर में ध्यान रखना साथियों, पोखरण के अंदर जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, किसकी? युद्ध संग्रहालय, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर साथियों एक युद्धाभ्यास किया गया था, साइक्लोन फर्स्ट, कौन सा? साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये किया गया था साथियों भारत व जापान के मध्य में, ठीक है ना। वैसे तो साथियों बीकानेर भारत व मिस्र के मध्य में, सॉरी, भारत व मिस्र के मध्य में, बीकानेर में भी किया गया था डेजर्ट साइक्लोन, जो भारत व यूएई के मध्य में किया गया था, ठीक है, उसको अपन आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदरकांति जोशी क्रिकेट पुरस्कारों के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिएगा साथियों, सीनियर वर्ग में दिया गया है ज्योति चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में दिया गया है वृंदा शर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सीता भार्गव को, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, सभी कथन क्या हो जाएंगे इसमें? सत्य कथन हो जाएंगे, ठीक है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सीता भार्गव को, ठीक है, याद रहेगा सभी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन के पद पर किसने कार्यभार संभाला है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना इसको तो, ठीक है। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा दिया कुमारी, जो अपने उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, ठीक है, वो इसकी चेयरमैन है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC की चेयरमैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो भाई जोगेश्वर गर्गी की बात कर लेते हो, तो ध्यान रखना साथियों मुख्य सचेतक हैं 16वीं विधानसभा के, मुख्य सचेतक हैं। और ये ध्यान रखना साथियों जालोर सीट से क्या है? विधायक है, जालोर से क्या है ये? विधायक हैं, ये ध्यान रखना है। और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की
गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है? और ये प्रश्न डेफिनेट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। 12 जो है विकास कार्यों की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखें मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना यानी कि इसमें जो है किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इसमें जो है कृषि कार्य व बिजली हादसों को जो है इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर साथियों स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ, देखिए राजस्थान का साथियों देश में कौन सा स्थान है? 9वां, 10वां, 15वां या फिर 13वां? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? फटाफट से बता दो भाई, सही आंसर क्या रहने वाला है, बताइए तो फटाफट से। तो ध्यान रखना 13वां स्थान है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां स्थान किस में है ये भी आपको बताना है। हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में साथियों अपने देश का पूरे देश में 9वां स्थान है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल की थीम पर आयोजित जो है किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ किया था? तो ध्यान रखना है साथियों, इन्होंने किया था शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपको हूबहू मिल जाए, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर बनकर के तैयार हुई है? सबसे लंबी रेल सुरंग तो डीडवाना दौसा गंगापुर सिटी लाइन, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदि मानव के निवास के संकेत मिले हैं? तो ये ध्यान रखना है, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, याद रखना है। अगला है 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना 100% एग्जाम में महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, MM श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है चीफ जस्टिस हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला ये पूर्व जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? दूसरे चरण की बात हो रही है, तो 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि फर्स्ट चरण कौन सा है, फर्स्ट चरण कौन सा है, तो ध्यान रखना फर्स्ट चरण में जो शामिल किए गए हैं तो 402 विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब आती है साथियों आर्थिक समीक्षा। यहां से डेफिनेट एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? ये अग्रिम अनुमानों के आधार पर ये अनुमानित राशि साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको बताना है स्थिर कीमतों पर, तो कितना रहा है 2023 और 24 में? ध्यान रखना 8,45,115 करोड़ रुपए। कितना रहा है? 8,45,115 करोड़ रुपए रहा है साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रचलित कीमतों पर कितना है, प्रचलित कीमतों पर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो वो है साथियों आपके सामने 15,28,385 करोड़। ठीक है ना, कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना हमेशा ज्यादा होता है साथियों। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वृद्धि दर की जब बात होती है साथियों, स्थिर मूल्य की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि स्थिर मूल्यों पर हमेशा राशि जो है वो कम होती है। ठीक है, तो कितना रहेगा? स्थिर मूल्यों पर रहेगा साथियों 8.03%, तो स्थिर मूल्यों पर रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रचलित मूल्यों पर कितना रहेगा साथियों, बताओ देखे प्रचलित मूल्यों पर कितना रहेगा, फटाफट से आपका कमेंट आना चाहिए। तो प्रचलित मूल्यों पर रहेगा साथियों सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 12.56%। कितना रहेगा? 12.56%। ठीक है, और 8.03% स्थिर मूल्यों पर। क्लियर है, सभी को याद हो गया? ठीक है, चलो आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है? बताओ देखिए,
वो है 12.56%, अभी अपन ने देखा ही था, ठीक है। अब ये फिर से टेस्ट सीरीज आपके सामने आ गई है, क्योंकि अब क्लास थोड़ी प्रीमियर पर है तो लेट विद्यार्थी जुड़ते रहते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसमें 20 टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर्स राजस्थान पूरा, बजट पूरा, आर्थिक समीक्षा पूरी, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरा, पूरे व्याख्या से ही टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्राइस मात्र 51 रुपये है। दो आप जयपुर में रहते हो तो 2 दूध की थैली में आपका काम हो जाएगा। 2 दिन ना पिए, ठीक है। अपनी लाइफ बनानी है साथियों, तो उसके लिए आपको थोड़ा त्याग जरूर करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, कुमावत जीएस के नाम से। ये रहा आपके नाम, मैंने बता दिया है, इस प्रकार से आपको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और टेस्ट सारे दमदार है, 20 टेस्ट मिलेंगे, 20 के 20 आपको दमदार मिलेंगे, प्रश्न एक भी बार नहीं जाने वाला है, ठीक है। और हर टेस्ट के साथ में आपको यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें होगी, अपने मॉडल पेपर होंगे, उन सब की पीडीएफ आपको टेस्ट के साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप उनका जो है रिवीजन करके टेस्ट लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है। अब आपसे पूछा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है प्रचलित मूल्यों पर कितना रहने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर तो सबसे ज्यादा होता है प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है। पढ़ाई था अपन ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13,69,477 करोड़ रुपए, 13,69,700 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे मैं पूछूं कि स्थिर मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है, तो स्थिर मूल्य पर 7,40,581 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। किस पर है ये? स्थिर मूल्य पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है ना। स्थिर मूल्य पर 2011-12 की कीमतों के अनुसार, ठीक है ना। 2011-12 एक आधार वर्ष है। ये जो है कितना है? 7,40,581 करोड़ रुपए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर है 13,69,477 करोड़ रुपए, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार साथियों स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना रहने का अनुमान है, अभी अपन ने पढ़ा था। स्थिर कीमतों पर हमेशा कम होता है साथियों, 7,40,581 करोड़ रुपए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। प्रचलित मूल्यों पर कितना था? 13,69,477 करोड़ रुपए था, ठीक है। ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था प्रचलित मूल्यों पर, याद रखना है। अगला देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार साथियों स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है। पर कैपिटा इनकम इंपोर्टेंट है, 100% प्रश्न एग्जाम में आता है, तो ध्यान रख लेना। ये पूछ रहा है स्थिर मूल्यों पर, मैंने कहा था स्थिर मूल्यों पर हमेशा कम होता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 90,831 रुपए। और ध्यान रखना साथियों, जो अपनी पर कैपिटा इनकम है ये हमेशा रुपये के अंदर होती है, ना कि करोड़ रुपए में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं साथियों, क्या पूछूं, अगर प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आपसे पूछी जाए तो कितने रहेगी प्रचलित मूल्यों पर। ध्यान रखना साथियों, प्रचलित मूल्यों पर है 1,67,964 रुपये। कितना है? 964 रुपये, ध्यान रख लेना। इसका जो है ये हो जाएगा प्रचलित मूल्यों पर। किस पर होगा ये? प्रचलित मूल्यों पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, आप लोग क्लियर है ना, याद रखिएगा। अगला देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर तो ध्यान रखना, अभी अपन ने पढ़ा था 1,67,964 रुपए, ठीक है। 1,67,964 रुपए और स्थिर मूल्य पर 90,831 रुपए, ठीक है। याद रखना जरूरी है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखे नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है, देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर साथियों क्षेत्रवार योगदान कितना रहने का अनुमान है। यहाँ से भी डेफिनेट एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना साथियों। सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो है स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना रहने का अनुमान है। कृषि पर तो है 26.21, उद्योगों पर है 29.84 और सेवाओं पर है 43.95, ठीक है। कृषि पर कितना है? कृषि पर है 26.21, उद्योगों पर 29.84 और सेवाओं पर है 43.95, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। आगे देखो, प्रचलित मूल्यों पर देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना रहने का अनुमान है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कृषि पर तो है 26.72,
प्रचलित मूल्यों पर, उद्योगों पर है 28.21 प्रचलित मूल्यों पर, सेवाओं पर है 45.07% प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने वो देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर साथियों प्रति व्यक्ति आय जो है वर्ष 2022 और 23 की तुलना में वर्ष 2023 और 24 में कितनी जो है वृद्धि रहने का अनुमान है, यानी कि वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये किस में पूछा है आपको साथियों, बताओ। देखिए, ये पूछा है आपको, किस पर पूछा है, ये प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। तो प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रखना ऑब्वियसली ज्यादा होता है, 11.49% हो जाएगा। ठीक है ना, 11.49% हो जाएगा। अब स्थिर मूल्यों पर देखते हैं, चलो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय तुलना में 22-23 की तुलना में ध्यान रख लेना वर्ष 2023-24 में जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ध्यान रखना 6.94% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पर हमेशा कम होती है। ठीक है, तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फिर कहोगे बताया नहीं। ठीक है, तो याद रख लेना सभी साथी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1999 से 2000 बराबर 100। ठीक है, याद रखना है, इसका भी व्याख्या सहित आपको टेस्ट मिल जाएगा। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार गत वर्ष 2022 की तुलना में 2023 के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016 से 100 औद्योगिक केंद्रों में कितने प्रतिशत की साथियों वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। देखिएगा, केंद्रों पर आपसे पूछा है, औद्योगिक केंद्रों की बात हो रही है इसमें, तो ध्यान रखना अलवर केंद्र पर तो 1.03% की वृद्धि, जयपुर केंद्र पर 2.68% की वृद्धि, भीलवाड़ा केंद्र पर 3.86% की वृद्धि की गई है। तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, ध्यान रख लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब इसकी व्याख्या भी देख लो, चलो। गत वर्ष की तुलना में 22-23 के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि औद्योगिक श्रमिक आधार पर 2016 बराबर 100 अलवर केंद्र में 1.3%, भीलवाड़ा केंद्र में 3.86% और जयपुर केंद्र में 2.68% तथा अखिल भारत के अंदर आपसे पूछा जाए साथियों, अखिल भारत में जो है 5.57% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें, औद्योगिक श्रमिक आधार पर जो है केंद्रों के अंदर। ठीक है, याद रखना है आपको, अखिल भारत में 5.57%। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अब जो है नेक्स्ट बात आती है, अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों राज्य में 2023-24 के खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख टन होने का अनुमान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है, तो कितने लाख टन होने का अनुमान है, बताओ। देखिए, इसका सही आंसर हो गया, क्या होगा इसका जो सही आंसर होगा साथियों हो जाएगा 245.01 लाख टन होने का अनुमान है। ठीक है, व्याख्या क्या है देखो, अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में साथियों वर्ष 2023 और 24 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 245.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष के उत्पादन, ध्यान रखना गत वर्ष का उत्पादन कितना था 2.52 लाख टन उत्पादन था, उसकी तुलना में साथियों 2023 और 24 में 3.08% कम होने का अनुमान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 3.8% पूछा जा सकता है, तुलना करके आपसे कितना प्रतिशत कम रहेगा इस साल 23 और 24 में। आगे देखो, आर्थिक समीक्षा के अनुसार साथियों वर्ष 2023 और 24 के दौरान रिको द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है, बताओ। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से, तो ध्यान रख लेना साथियों, कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, 10 औद्योगिक क्षेत्र इसमें जो है वो विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से डेफिनेट 100% एग्जाम प्रश्न में जो है प्रश्न एग्जाम में छपने लायक है। ठीक है, इसकी पूरी व्याख्या अपन संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। देखो, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको का पूरा नाम है, ध्यान रखना है, और ये राज्य में औद्योगिकरण के विकास को गति देने वाली भी शीर्ष संस्था है। ठीक है, वर्ष 2023-24 के दौरान रिको के द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। एक तो किया गया था साथियों ओसिया के अंदर जो जोधपुर में है, एक किया गया था उमरिया जो झालावाड़ में है, एक राजास जो है औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था जो नागौर में है, और एक कुंज बिहारीपुरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जो जयपुर में किया गया था, नाडोल औद्योगिक क्षेत्र पाली में,
और एक है धर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में, और एक है नेनवा औद्योगिक क्षेत्र बूंदी में, और एक है साथियों वरकाणा औद्योगिक क्षेत्र पाली में, और एक है माल की ठूस औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में, और मालवा का चौरा साथियों औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में विकसित किया गया है। इसके अलावा भी ध्यान रखना साथियों, दो विशेष पार्क रेको के द्वारा विकसित किए गए थे, वो कौन कौन से हैं देखो। मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरनाडा जोधपुर में विकसित किया गया है, यहाँ से भी डेफिनेट प्रश्न पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ धोलाई जयपुर में किया गया है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक अन्य विशेष क्षेत्र और विकसित किया गया था जिसका नाम है स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में विकसित किए गए हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अगला है इंडिया स्टोन मार्ट के साथियों 12वें संस्करण का आयोजन CDOS के द्वारा फिक्की के साथ राज्य सरकार और रिको के सहयोग से 1 से 4 फरवरी 2024 को प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है। तो जो है साथियों इसका आयोजन किया गया था एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है आपको। इसकी भी व्याख्या देख लो भाई। इंडिया स्टोन मार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी थी ये। इसमें साथियों राज्य का एक अति महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्यक्रम है इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग आधारित प्रदर्शनी 12वें संस्करण का आयोजन CDOS द्वारा फिक्की के साथ साथियों राज्य सरकार और रिको के सहयोग से 1 से 4 फरवरी 2024 को जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना ही करना है साथियों, ठीक है ना। चलो आगे देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार साथियों वर्ष 2023 और 24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य कितना रहा है। कुल निर्यात मूल्य आपसे पूछा है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है साथियों, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कितना रहा है, 83,704.24 करोड़ रुपए रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 83,704.24 करोड़ रुपए, ठीक है। इसकी भी व्याख्या देख लो भाई निर्यात के बारे में। राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है, ठीक है। पहली तो है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरी है रत्न एवं आभूषण, तीसरी है धातु, चौथी है कपड़ा तथा पांचवी है हस्तशिल्प, ठीक है। और जिनका इन पांचों वस्तुओं का साथियों राज्य से निर्यात होने वाली वस्तुओं में 65% अकेले इन पांचों वस्तुओं का योगदान है। और वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य 83,704.24 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, तो ये आप लोग जो है इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं, इसको रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अन्य के बारे में। तो अन्य का योगदान कितना प्रतिशत है निर्यात में, तो 12.56% है, ध्यान रख लेना आप लोग। हस्तशिल्प में कितना है, हस्तशिल्प की बात की जाए तो हस्तशिल्प में है साथियों 9.54% है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और धातु के बारे में आपसे पूछा जाए तो धातु है 11.78% है, ठीक है। वहीं आपसे कपड़े के बारे में पूछा जाए तो 10.54% है, ठीक है। और वहीं साथियों आपको इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी वस्तुओं के बारे में पूछा जाए तो अभियांत्रिकी वस्तुओं का योगदान है 19.82%, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक है साथियों रसायन व संबंध के अंदर आपसे पूछा जाए तो इसमें जो है कितना योगदान है, तो ध्यान रख लेना 5.48% जो है इनका योगदान है, ठीक है। और एक रत्न व आभूषण की पूछा जाए तो आपसे रत्न व आभूषण इसमें जो है रत्न और आभूषणों का है 13.36% योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और कृषि आयामी पत्थर की बात कर लेते हैं। आयामी पत्थर की बात की जाए तो ध्यान रख लेना साथियों 4.38% इसका योगदान है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए प्लास्टिक और लिनोलियम लिनोलियम का कितना प्रतिशत योगदान है, तो ध्यान रख लेना 4.79% है, ठीक है। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। कृषि एवं खाद्य उत्पाद की बात की जाए तो इसमें 7.75% इसका योगदान है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग। अब बात आती है साथियों लास्ट, आज के लिए अपन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपन कुल 60 प्रश्नों पर चर्चा करी है। 60 नहीं साथियों, आज की क्लास में अपन 60 के साथ साथ मेरे हिसाब से अपन ने 150 प्रश्नों की चर्चा करी है 6 घंटे की क्लास में, ठीक है। लगभग 150 प्रश्न थे, व्याख्या सहित अपन ने चर्चा करी है, ठीक है। मूल प्रश्नों की संख्या 60 थी, व्याख्या के सहित अपन जो है 150 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ऐप आपको डाउनलोड करना है कोमावत GS के नाम से प्ले स्टोर से, यहाँ से इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको रिव्यू जरूर लिखना है, ठीक है ना।
और पेड कोर्स पर आपको क्लिक करना, पेड टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स के, बजट के, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है, सबके कमांड क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना है, लेकिन एक भी प्रश्न में नहीं छोड़ूंगा। 20 टेस्टों में जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा सारे प्रश्न, ठीक है। सारे प्रश्न व्याख्या सहित होंगे, इंडिया वाले भी और अंतर्राष्ट्रीय वाले भी और राजस्थान वाले भी और इकोनॉमिक सर्वे भी और बजट भी, ठीक है। प्राइस कितनी है? मात्र 51 रुपए है, बहुत कम प्राइस है, आपके अफोर्डेबल प्राइस है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये RSM SSB के लिए साथियों रामबाण टेस्ट सीरीज आपके साबित रहने वाली है, ठीक है। रामबाण टेस्ट सीरीज ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम में आपको जो है सफलता दिलाने में जो है ये मदद करेगी, ठीक है। और राजस्थान करंट अफेयर्स का कोर्स जिन्होंने ले रखा है वो ना ले तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने इस टेस्ट सीरीज को ऐड कर रखा है, फिर आप दो दो बार भार उठाओगे, क्या मतलब है, इसलिए आपको जिन्होंने नहीं लिया है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, और क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, ठीक है। तो आज के लिए तो मिलते हैं कल वाली क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी मेरे प्यारे मित्रों को जय श्री राम, ठीक है।